नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका इट इज़ नेहा में। हम करंट एंटिटी के प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग में बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और अब तक जो है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मॉक टेस्ट है वो भी पूरे हो चुके हैं। और जो अब मॉक टेस्ट चल रहे हैं वो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो पूरे सिलेबस में से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं आज के मॉक टेस्ट में। तो आज के मैं हमेशा एक कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करवा पाऊँ, लेकिन मेरी जो एक लिमिट जाके अटक जाती है 50 पे मोस्टली। तो ये चीज़ है, लेकिन जो 50 क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही क्वालिटेटिव है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम वो चीज़ होगी कि 100 क्वेश्चन भी दे रहे हैं और वो कि एक ही क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये चीज़ नहीं है। हर बार जो है आपको नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं। और रही बात कि आप एक साथ अपना जो इवैल्यूएशन करना चाहते हैं कि 100 क्वेश्चन का, तो पहली बात तो यह है कि आप एनटीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे जो है आपको बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट टाइम मिलेगा। आई थिंक आप पेपर करने के बाद बोर हो सकते हो वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठ के, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो 180 मिनट मिलेंगे, मतलब 3 घंटे मिलेंगे आपको। और आपके क्वेश्चंस हैं वो है 100, तो आप देख लीजिए 100 मिनट में आराम से आप एक एक क्वेश्चन को भी देखेंगे तो आप इजीली कर लेंगे। आराम से आपको देखना है। अब 80 मिनट आपको क्या करेंगे एग्ज़ाम में वो बात अलग है। तो आप ये चीज़ ना देखें कि हमें पूरा स्कोर वो करना है। और वैसे भी ये वीडियो का एक मॉक टेस्ट है तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको टाइम वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपके एग्ज़ाम में। और रही बात जो क्वेश्चंस की है, तो आज का जो मॉक टेस्ट है वो स्पेशल है, क्योंकि मैंने जो है इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं इम्पॉर्टेंट वो 2012 का जो पेपर हुआ था एनटीटी का, तो वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो मैंने हालांकि इतना लेट क्यों मैं सॉल्व करवा रही हूँ 2012 का पेपर, तो इसलिए क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के पेपर रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो इसलिए मैंने आई थिंक थोड़े दिन पहले ही ये ऐड किया है, क्योंकि अभी 7 डेज़ ही बचे हैं। तो आपके जो ये क्वेश्चंस है वो फ्रेश रहेंगे, एकदम थोड़ा दिमाग में रहेंगे, तो आप इजीली अगर क्वेश्चन आते हैं तो इजीली कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने इतना लेट, वैसे तो एक दो क्वेश्चन तो मैंने हर मॉक टेस्ट में डाले हैं, बताया भी है आपको कि 2012 में आया हुआ है। तो आज भी इसमें मैंने 2012 के क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो वो आपके एग्ज़ाम तक सारे क्वेश्चन मैं पूरे आपको बता दूँगी। क्योंकि जो पेपर है वो पेपर थोड़ा यूँ लगेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे आंसर वगैरह भी टिक है, तो मेन चीज़ ये है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो टोटल क्वेश्चन जो है वो 50 हैं, टोटल मार्क्स जो है वो 50 हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के खेल में बच्चा प्रचलित वस्तुओं के इस्तेमाल के परिचित पद्धतियों को दोहराता है? तो ये स्टेटमेंट है संरचनात्मक खेल की, या फिर संवेदी क्रियात्मक खेल, या क्रीड़ा नियमबद्ध खेल, या सामूहिक खेल। तो ये कौन सा खेल का प्रकार है जहाँ पे ये सब चीज़ें जो होती है, तो आपको एक बार ठीक से पढ़ना है, फिर ध्यान करना है। तो इसमें बात की गई है प्रचलित वस्तुओं के इस्तेमाल की, कि जैसे किसी वस्तु को उठाना है, देखना है, छूना है, कुछ चीज़ छक रहे हैं, तो ये क्या है, प्रचलित है, डेली यूज़ में होती रहती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, तो बच्चा जो है कोई कटोरी उठा रहा है, ऐसी सब चीज़ें, तो ये होती है संवेदी क्रियात्मक। जब मैंने आपको पियाजे के जो तीनों प्रकार के खेल बताए थे उसमें ये सारी ये लाइन्स जो है वो थी। अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे कि संवेदी क्रियात्मक खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के खेल में बच्चा अन्य वस्तुओं को उस वस्तु विशेष के रूप में बतलाता है, उनका इस्तेमाल प्रतीक के रूप में करता है? तो किस प्रकार के खेल में करता है? संरचनात्मक खेल में, संवेदी क्रियात्मक खेल में, क्रीड़ा नियमबद्ध खेल में, क्रीड़ा नियमबद्ध खेल, या प्रतीकात्मक खेल? तो इसका आंसर बताएं आप, तो किस प्रकार का खेल होगा? तो इसका जो आंसर होगा कि जैसे मम्मी जो है वो फ़ोन पे बात कर रही है और बच्चे के पास जो है एक बैट है, तो वो बैट को जो है प्लास्टिक का जो बैट होता है उसको ही फ़ोन बना लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अगर कोई फ्रूट है तो फ्रूट को फ़ोन बना लेगा। वैसा प्रतीकी वो ऐसा दिखाता है कि जो मम्मी यूज़ कर रही है वैसी चीज़ मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे करके। तो ये है प्रतीकात्मक खेल, तो उसको नाटकीय खेल भी कहते हैं। उसके बाद है गिलास पकड़ना, अपने हाथ से भोजन करना, ये किस प्रकार के क्रियात्मक कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, स्वयं मूल्यांकन कौशल, स्थूल क्रियात्मक कौशल, या कोई नहीं?
तो इसका आंसर बताना है आपको। तो गिलास पकड़ने की बात की गई, जिसमें बच्चे की जो मांसपेशियों का, उंगलियों का, सबका समन्वय है। हाथ से भोजन करना इसमें भी है। तो ये जो बात की गई है वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल की गई है। अब आपको जो है एक आंसर और देना है, मुझे कम से कम 2 जो उदाहरण देने हैं स्थूल क्रियात्मक कौशल के देने हैं, और आप इसका आंसर है जो ज़रूर देंगे। अभी भी आप पोज करेंगे, उसका आंसर देंगे। तो इसका जो आंसर होगा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। उसके बाद है पठन विकार है, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया और डिस्कैलकुलिया। तो पठन विकार बताना है आपको। तो मैंने आज ही इसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड की है। तो पठन विकार से संबंधित जो है वो है डिसलेक्सिया है। तो इसमें जो है बच्चे को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को आई थिंक प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत आती है, कुछ वर्ड्स को वो अगर गलत पढ़ रहा है तो वो गलत ही बोलेगा भी, गलत लिखेगा भी। तो ये सब चीज़ें जो है वो डिसलेक्सिया से संबंधित है। नेक्स्ट है लेखन संबंधी कठिनाई होती है। तो डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया। तो लेखन संबंधी बारे में भी मैंने इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन ऐड किया था। तो डिस्ग्राफिया होगा इसका आंसर, क्योंकि डिस्ग्राफिया में जो रूट वर्ड है ग्राफ, ठीक है, तो इसका मतलब लिखने से होता है। तो लेखन संबंधी जो कठिनाई हो जाएगी वो डिस्ग्राफिया से हो जाएगी। नेक्स्ट है दैनिक कार्य करने में कठिनाई होती है, डिस्ग्राफिया वालों को, डिसलेक्सिया वालों को, डिस्प्रैक्सिया वालों को या डिस्कैलकुलिया वालों को। तो दैनिक कार्य करने में किनको कठिनाई होती है? तो ये इसका जो आंसर होगा डिस्प्रैक्सिया की बच्चे को है, ठीक से वो ब्रश भी नहीं कर पाता है, ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है, अपने जूते की लेस नहीं बांध पा रहा है। तो ये सारी दैनिक क्रियाओं की जो चीज़ें हैं इनमें बच्चे को प्रॉब्लम आती है, वो है डिस्प्रैक्सिया। तो बच्चा जो है वो डिस्प्रैक्सिया से पीड़ित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से देख के जाना है। हालांकि इसका जो क्वेश्चन है डिसलेक्सिया के बारे में मोस्टली इसी के बारे में पूछा जाता है। तो आपका 2012 में जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था, तो आगे वो क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट है मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। तो 47, 46, 23, 24। तो मानव में जो कुल संख्या होती है गुणसूत्रों की, तो वो होती है 46। तो कुल संख्या की बात की गई है। नेक्स्ट है मानव में कितने जोड़ी या जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम। 47, 46, 23, 24। तो कितने जोड़ी जो पेयर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो वो बताएं। तो अपन को पेयर बनाना है, तो अपन जो 46 को जो डिवाइड कर देंगे, 46 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 23 आ जाएगा। कि तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने कल ऐड किया था, हालांकि मैंने ये वाला दिया था, लेकिन मैंने आंसर जो है वो कुल संख्या वाला बता दिया था 46। तो ये नहीं है, हालांकि मैंने बाद में कमेंट बॉक्स में भी ऐड कर दिया था। तो आज आप अपना जो है वो क्लियर कर ले उस क्वेश्चन को, कि जो जोड़ी होते हैं गुणसूत्र क्रोमोसोम वो होते हैं 23, और जो कुल संख्या होती है वो 46 हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चे निम्न में से किस प्रकार के कारण बच्चे को गणित की संरचनाओं को समझने में कठिनाई होती है? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया। तो किस प्रकार किस कारण होती है बच्चे को गणित की संरचनाओं को समझने में कठिनाई? तो डिस्ग्राफिया जो है वो आ गया लिखने से, डिसलेक्सिया पढ़ने से, और डिस्प्रैक्सिया दैनिक कार्यों संबंधी। और अब जो बचा है कैलकुलिया में जो कैलकुलेशन वाली जो एक साउंड आ रही है, इसका यही है, इसका रूट वर्ड है कैलकुलिया जो है। तो कैलकुलेशन जो संबंधित होती है वो मैथ से या गणित से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्कैलकुलिया। तो इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही है, अब थोड़ा सा कंसंट्रेट करके देखेंगे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट है समय के अनुसार विद्यार्थियों के विकास का ठोस उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा उनके वर्तमान कौशलों का भी पता करता है। तो पोर्टफोलियो करता है,
चेकलिस्ट करता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड या सभी समरी रिपोर्ट। तो अगर विद्यार्थियों की अपने विकास की एक ठोस उदाहरण कौन सा जो इसमें एक टेक्निक है वो प्रस्तुत करता है, तो आपको बतानी है। तो इसका आंसर क्या होगा कि कौन सी टेक्निक जो है हमें ये ऐसी जो है सहायता करती है कि विद्यार्थियों के विकास के बारे में उदाहरण पेशकश करती है और उनके कौशलों के बारे में बताती है जो वर्तमान में चल रहे हैं। तो सिंपली बात हो गई कि अगर उदाहरण प्रस्तुत करने की बात हुई और जो वर्तमान में चल रहे हैं, मतलब जो पोर्टफोलियो होता है वो डेली बेसिस पे होता है। जब बच्चा स्टार्टिंग में जब स्कूल में एंटर करता है तब से लेकर जब तक बच्चा रहता है तब तक वो चलता रहता है। तो सबसे अच्छा जो है वो है पोर्टफोलियो, जहाँ पे अपन को बच्चे को अपन जज कर सकते हैं कि बच्चे ने क्या क्या चीज़ें करी है, क्या क्या सीखा है, जब स्कूल में आया था तब क्या था, अब क्या क्या सीख लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है अपन पोर्टफोलियो के थ्रू सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, यदि बालक में वाणी दोष है तो उसके कारण हो सकते हैं शब्दों के उच्चारण में उचित प्रशिक्षण की कमी, बालक का बहरेपन से ग्रसित होना, संवेगात्मक तनाव का होना या सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है कि यदि बालक में वाणी दोष है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर आप बताएं। तो पहला जो ऑप्शन है शब्दों के उच्चारण में उचित प्रशिक्षण की कमी। जो उस बच्चे को सिखाने वाला है, चाहे उसके पेरेंट्स हो चाहे उसके टीचर हो, वो ही अगर किसी चीज़ को प्रोनाउंस करते हैं तो वो गलत चीज़ है, तो वो कैसे सीखेगा बच्चा। तो सबसे पहले है कि अगर सिखाने हैं तो अपना खुद का प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक होना चाहिए, तभी जो बच्चे का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो ठीक होगा। उसके बाद है बालक का बहरेपन से ग्रसित होना भी एक कारण हो सकता है, संवेगात्मक तनाव। तो अगर कोई भी इंसान अगर गुस्से में होता है तो उसकी जो टोन है वो चेंज होती है, तो ये भी एक कारण होता है। तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। बच्चों में हकलाने संबंधी समस्या हो सकती है के कारण वंशानुक्रम प्रभाव, मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों में आपसी संतुलन की कमी, मस्तिष्क की आघात की मस्तिष्क पर चोट लग गई है, या फिर सभी। तो हकलाने संबंधी समस्या किन कारणों से हो सकती है, इसका आंसर बताना है आपको। तो हकलाने संबंधी समस्या जो हो सकती है वंशानुक्रम की, अगर उसके पिता में जो है हकलाने वाली समस्या है, दादा में है या फिर मम्मी में है, तो हो सकता है बच्चे में आ जाए। और आपसी संतुलन नहीं है जो दोनों, एक लेफ्ट एंड राइट जो होता है उसमें, और अगर बच्चे के कहीं लग गई है तो भी, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो एनटीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से लिए हैं, तो उसमें मैंने सब में मेंशन कर रखा है जो भी एग्ज़ाम में आया था। तो आदतों का निर्माण, लिखाई में सुधार तथा शुद्ध उच्चारण के लिए थॉर्नडाइक ने किस नियम का प्रतिपादन किया है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, आंशिक क्रियाओं का नियम। तो तत्परता का नियम नहीं हो सकता, क्योंकि आदतों के निर्माण के लिए अभ्यास बहुत ही ज़रूरी होता है। और लिखाई अगर सुधार करनी है, हैंड राइटिंग अगर चेंज करनी है, तो क्या मैं एक दिन अगर अच्छे से लिखूंगी, दूसरे दिन मैंने वही लिख दिया, तो क्या ठीक हो जाएगी। और शुद्ध उच्चारण अगर मुझे करना है तो मुझे बार बार उसी चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा। तो ये तीनों जो ऑप्शन हैं उनके लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा वो होगा अभ्यास का नियम, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्यास का नियम। उसके बाद है आदर करना, अभिवादन करना, मधुर भाषण, अतिथि सत्कार आदि आदतें बच्चे के किस विकास से संबंधित है। तो ये भी 2012 वाले एनटीटी में आया हुआ है। सृजनात्मक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास या सामाजिक विकास। तो आदर करना, अभिवादन करना, मधुर भाषण, ये सभी किन से संबंधित है, तो इसका आंसर बताना है। तो इसका संबंध जो है ना ही सृजनात्मक विकास से है, ना इससे है, ना भावनात्मक, ये संबंधित है सामाजिक विकास से। ठीक है, कोई अतिथि आ रहा है, सत्कार हो रहा है, तो ये समाज में आ रहा है, समाज के नॉर्म्स है। आदर करना भी समाज का नॉर्म्स है, कोई बड़ा है तो उसको आप बोलना है, और जो है प्रणाम करना है, ये सारी चीज़ें जो है तो ये समाज के नॉर्म्स के अंदर आती हैं, तो ये सामाजिक विकास के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है
एक बाल विकास कार्यकर्ता बच्चों को गोल, चौकोर एवं त्रिकोण के चित्र दिखाकर गतिविधि कर रही है। इसे देखकर बच्चों में किस ज्ञान का विकास होगा? तो ये क्वेश्चन भी जो है वो 2012 एनटीटी में आया हुआ है। तो उसका ऑप्शन है स्थान का प्रत्यय होगा, कि स्थान का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाएगा, या फिर संख्या का प्रत्यय, समय का प्रत्यय, आकार और स्वरूप का प्रत्यय। तो वो बताना आपको कि इन सब चीज़ों को दिखाने से और ये सारी जो एक्टिविटी करने से बच्चों में क्या जो एक डेवलपमेंट होगा, तो वो बताएं। तो स्थान का तो तब होगा जब बच्चे को किसी पर्टिकुलर स्थान पे ले जाएंगे, कि बच्चे को जो है कहीं मार्केट ले जा रहे हैं, कहीं बस स्टॉप पे ले जा रहे हैं, कहीं रेलवे स्टेशन ले जा रहे हैं, तो तब वो बात होती है। या फिर संख्या का नहीं है, यहाँ पे डिजिट की बात नहीं की जा रही है, या ना ही यहाँ पे समय का जो है वो बताया जा रहा है। यहाँ पे जो शेप बताई जा रही है बच्चों को आकार की, ऐसा जो है वो ट्राइंगल होता है, ये चौकोर है और ये सर्किल है, इस टाइप के जो चीज़ें हैं वो बताई जा रही है। तो इसका जो आंसर है वो 4 हो जाएगा। उसके बाद है बाल जीवन में मुख्य परिवर्तनों को 4 वर्गों में यथा आकार में परिवर्तन। तो चार प्रकार है ये। पहला है आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षण लुप्त होना, और फिर जो फोर्थ है वो है नए लक्षणों का प्रकट होना। तो यह कथन किसका है कि बाल जीवन में जो है 4 मुख्य परिवर्तन होते हैं? तो थॉम्सन का है, फ्राइड का है, हरलॉक का है, क्रोनक्रो का है। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो 2012 एनटीटी एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो ये जो कथन था वो हरलॉक का था। तो आप ध्यान रखें इसका। नेक्स्ट है बाल विकास के अध्ययन का उद्देश्य है। तो ये भी 2012 एनटीटी में आया हुआ है। बालक के विकास का आनंद उठाना, बालक के विकास के क्रम का पूर्वानुमान लगाना, बालक के विकास का रिकॉर्ड बनाना, बालक के विकास को समझकर तदनुसार उसका मार्गदर्शन करना। तो बाल विकास के अध्ययन का उद्देश्य क्या है वो बताना है। तो सबसे जो बेस्ट आंसर है वो देना है। ऐसा नहीं कि चारों ऑप्शन सही है, ये नहीं हो सकता है कभी भी। तो इसका जो आंसर होगा कि बालक के विकास को जो समझकर और तदनुसार उसका मार्गदर्शन करना, ये इसका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट है बालक किस आयु में क्या सीख पाएगा, यह कौन सा बिंदु निर्धारित करता है? 2012 में एनटीटी में आया हुआ है। बालक की बुद्धि, परिपक्वता, सीखना, वातावरण। तो क्या सीख पाएगा, तो ये बताएं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो परिपक्वता है, क्योंकि बुद्धि जो है बच्चा जन्म लेता है तभी भी उसमें बुद्धि होती है, लेकिन वो सीखने के लिए उस टाइम जो है मैच्योर नहीं हुआ होता है, परिपक्व नहीं हुआ होता है। तो क्या सीख पाएगा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि आपको एनटीटी टीचर बनाने के लिए परिपक्व किस प्रकार किया गया है, आपको जो है एनटीटी कोर्स करना पड़ा है, तभी आप ये एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, नहीं तो कोई भी एग्ज़ाम दे सकता था। तो हर चीज़ जो है एक समय पर होती है। तो वो है मेन चीज़ जो है वो परिपक्वता। नेक्स्ट है कोई एक शिशु को प्रारंभिक उद्दीपन प्रदान करने का तरीका है। तो ये भी 2012 एनटीटी में आया हुआ है। तो शिशु को सही ढंग से कपड़े पहनाना, उचित भोजन प्रदान करना, शिशु को सही ढंग से सोने देना, शिशु की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना। तो प्रारंभिक उद्दीपन देने का कौन सा जो सबसे बेस्ट तरीका है वो बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा शिशु की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना, ताकि बच्चा जो है एक कंसंट्रेट कर पाएगा एक चीज़ पे कि क्या हो रहा है, एक मुस्कुराहट को देख पाएगा। तो वो उसके लिए एक चीज़ जो है एक कोऑर्डिनेशन करने का एक ज़रिया बन सकती है, ताकि वो एक जगह देख के उस चीज़ को समझ पाए और अगली बार जब वो चीज़ हो तो वो थोड़ा बहुत ऐसे पहले से कोरिलेट कर पाए। तो वो चीज़ है ये जो बेस्ट उद्दीपन देने का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
क्योंकि बाकी जो अगर किसी ने उद्दीपन के बारे में पढ़ा भी नहीं है तो आप इजीली इस आंसर पे जा सकते हैं। कपड़े पहनाना किसी प्रकार का उद्दीपन नहीं प्रदान करता है। उचित भोजन प्रदान करना, अगर उचित भोजन प्रदान करने की इसमें कहीं बात नहीं की गई है। और शिशु को सही ढंग से सोने देना, सही सोने से कौन सा जो है उसका उद्दीपन जो है एक हाई लेवल पे चला जाएगा, तो वो बात नहीं है। तो प्रारंभिक उद्दीपन के अंदर इस प्रकार के जो अर्ली स्टिमुलेशन है वो आते हैं। नेक्स्ट है फाइन मोटर स्किल है, तो ये भी 2012 एनडीटी में आया है। कहानी सुनना, धागे में मोती पिरोना, दौड़ना एवं कूदना, चार्ट पढ़ना। तो फाइन मोटर स्किल, महीन मोटर स्किल, तो वो बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा धागे में मोती पिरोना। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी है 2012 में, और जो 2016 में जो पेपर हुआ उसमें भी जो है 2016 में तो ज़्यादा ही मोटर स्किल्स से क्वेश्चन आए हैं। तो आप एक चीज़ तो ध्यान रखिए, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो 2019 का जो पेपर होने वाला है उसमें बनने वाले हैं। तो आपको एक चीज़ तो रट के जानी है, वो है मोटर स्किल्स। तो मैंने अच्छे से आपको बता रखे हैं सारे उदाहरण। अगर नहीं भी देखा है तो आपने वो उदाहरण जो है रट के चल जाएगी प्रॉपर, ये उदाहरण है वो इस चीज़ के होंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट है इंद्रिय समझ व गति संबंधी क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने के, मतलब कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी परसेप्शन एंड मोटर मूवमेंट। तथ्य को निम्न में से किसने दिया है? डीवी ने, फ्रॉबेल ने, पियाजे ने, मरिया मोंटेसरी ने। तो इसका आंसर बताना है। तो ये प्रश्न भी जो है 2012 एनटीटी में आया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देके, अगर नहीं भी आता है तो आप उसको याद रख ले, लर्न कर ले अभी। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेंसरी बात की गई है, तो इसको अपन देखते हैं। तो एक अपन कोरिलेट कर लेते हैं पियाजे से, तो क्योंकि उन्होंने भी सेंसरी मोटर वाला जो स्टेटमेंट दिया था, तो उससे कंफ्यूज नहीं करना है। ये जो इंद्रिय समझ के बारे में जो बात की गई थी वो मारिया मोंटेसरी ने की थी। तो वो किस प्रकार, तो मारिया मोंटेसरी जो है, जो उन्होंने बताया है कि जो इंद्रियां हैं, जैसे जो हाथ पैर वगैरह हैं, उनका कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से हो। जैसे हाथ है उसमें उंगलियां हैं, तो मारिया मोंटेसरी सबसे पहले बात जो की है कि पढ़ने से ज़्यादा जो इजी है वो लिखना है। तो उन्होंने जो है लिखना को ज़्यादा फोकस किया है कि लिखना बच्चा सीखे। तो इसी के थ्रू जैसे पहले बच्चा को जो है एक ऐसा कुछ बॉक्स दिया जाएगा जिसमें जो है मिट्टी मिट्टी होगी, तो बच्चे को उसमें खाली जो हाथ वगैरह चलाने हैं, अपने जो है इंद्रियों मतलब इनका हाथों का उंगलियों का इस्तेमाल करना है ताकि जो है कि बच्चा जो है ठीक से लिखना वगैरह सीख सके। उनका जो उंगलियों का और हाथों का जो एक कॉम्बिनेशन है, एक साथ काम करने का जो जरिया है वो ठीक से हो सके। तो ये चीज़ है, तो ये संबंधित है मारिया मोंटेसरी से। तो इसका आंसर हो जाएगा मारिया मोंटेसरी। तो अब एक बात तो ये हो रहा है कि जो 5 जो चीज़ें हैं इंद्रियां, वो ज्ञानेंद्रियों के अंदर आती है, लेकिन जो इंद्रियां हैं केवल खाली इंद्रियां, तो इंद्रियों में बॉडी के सभी पार्ट आते हैं। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आप इस बात में कंफ्यूज होंगे मुझे पता है। तो 5 जो हैं स्पेशली वो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे क्या है कि कुछ संवेदनाएं प्राप्त होती है मेनली। लेकिन जो अलग से हाथ पैर जो भी उंगलियां वगैरह है, तो ये भी इंद्रियां आती है, इनको बॉडी पार्ट जो है वो इंद्रियों में आते हैं। लेकिन जो ज्ञानेंद्रियां है वो खाली 5 ही है। तो ये बात ध्यान रखें। तो ये बात है इसमें। नेक्स्ट है निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लेने की प्रवृत्ति को कहते हैं। तो ये भी 2012 एनडीटी में आया है। खोज करना, जीववाद, क्रमिककरण या फिर वर्गीकरण। तो निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लेना की प्रवृत्ति को कहते हैं। तो ये मैंने बहुत अच्छे से बहुत बार समझा रखा है। तो ये जो चीज़ है वो जीववाद है। अब आपको जो है एक चीज़ बतानी है, कम से कम एक उदाहरण तो बताना ही है। अगर आप 2 बताते हैं इस चीज़ के उदाहरण कि बच्चा कैसे जो है निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानता है, तो एक उदाहरण तो आपको मुझे बताना है। अभी आप पोज करेंगे, उसका आंसर देंगे। तो उसका आप एक इंग्लिश में नाम जो है एनिमिज्म। तो ये भी ध्यान रखें, जीववाद को एनिमिज्म कहते हैं। कई बार सीधा एनिमिज्म ही नाम आ जाता है, जीववाद नहीं आता है। नेक्स्ट है अन्वेषण कर भाषा के नए व अभिनव तरीके से प्रयोग करना। तो कहलाता है संवेगात्मक कौशल, रचनात्मक सोच, फैंटेसी, गतिक कौशल। तो ये चीज़ बताएं। तो अन्वेषण करने की बात की गई है, मतलब कुछ नया आ रहा है, ठीक है।
मतलब खोज करने की बात की गई है, डिस्कवरी की बात हो रही है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो एक क्रिएटिविटी के अंदर होती है, रचनात्मक सोच के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो कॉमनली होता है वो होता है जैसे कोई नैरेटर है या फिर कोई राइटर है या फिर कोई जो पोएम वगैरह लिखता है, तो वो जो है थोड़ा अलग सोचते हैं, कुछ नया नया क्रिएट करते हैं, तो वो चीज़ें उनको खोजना पड़ता है, नए वर्ड, नए कोऑर्डिनेशन, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये नए नए तरीके बोलने के, ये सारी चीज़ जो है वो रचनात्मक सोच के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रचनात्मक सोच। इसके बाद है पूर्व बाल्यकाल लचीलेपन की विशेषता लिए हुए होता है तथा इस समय बालक निम्न में से एक होता है। ये भी 2012 एनटीटी में आया हुआ है। स्थिर, शब्द, गढ़ने योग्य, मैलेबल या फिर नाजुक। तो इसका आंसर बताएं आप। तो पूर्व बाल्यकाल की बात की गई है, तो स्थिर कैसे होगा या फिर शब्द, नाजुक। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा उस टाइम ऐसी एज में होता है, अपन जो उसको बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, मतलब गढ़ने योग्य। अपन जैसे उसको शिक्षा देंगे, जैसा उसका जो है उसको एनवायरनमेंट देंगे, जैसे उसके जो है नरिश जो भी उसको मिलेगा और जैसा एनवायरनमेंट उसको देंगे तो वैसा जो है बच्चा बन जाएगा। तो वो चीज़ है कि बच्चा उस टाइम गढ़ने योग्य होता है, मैलेबल होता है। तो इसका जो आंसर होगा थर्ड। ठीक है। तो नेक्स्ट है लिस्पिंग, मतलब तुतलाना क्या है। तो ये भी 2012 एनटीटी में आया हुआ है। एक ही शब्द पर अटक जाना, बड़बड़ाना, अक्षर के स्वर को एवज में प्रयोग करना, हकलाना। तो तुतलाना जो लिस्पिंग है उसको बताना है आपको, क्या होगा इसका। तो एक ही शब्द पर अटक जाना तो हकलाना होता है, बड़बड़ाना नहीं है, नॉर्मल हर कोई कर सकता है, हकलाना नहीं है। एक स्वर, अक्षर के स्वर को एवज में प्रयोग करना, तो कि जो उसका पर्टिकुलर स्वर है तो उसको चेंज कर देना, तो वो है जैसे प्रणाम को प्रणाम, ऐसा कुछ बोल के, आप सभी लोग जानते हैं उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वो थोड़ा साउंड जो है चेंज करके बताना, तो वो होता है तुतलाना। नेक्स्ट है उच्चारण का अर्थ है मस्तिष्क में क्षति, विशिष्ट स्वर का बोला जाना, हकलाना या फिर शारीरिक विकलांगता। तो जो उच्चारण है वो क्या है, तो ये भी एनटीटी 2012 में आया हुआ है। तो उच्चारण जो है विशिष्ट स्वर का बोला जाना है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर वर्ड है तो उसका एक विशेष एक उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। तो वो चीज़ है कि अपन कुछ भी वर्ड लिखा हुआ है तो अपन हर कोई नहीं बोल सकते, जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वही बोलना चाहिए। तो एक विशिष्ट स्वर का बोला जाना ये उच्चारण होता है। नेक्स्ट है दांत मांजना तथा स्वयं नहाना जैसे कौशल बच्चा हासिल करता है, ये भी आया हुआ है। 3 वर्ष में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में या 5 वर्ष में। तो उसका जो आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट है बालक के व्यक्तिगत विकास में अंतर का कारण है। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है, वंशानुक्रम, वातावरण की परिस्थितियाँ, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर या फिर सभी। तो व्यक्तिगत विकास में अंतर का कारण क्या क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम, कि हाँ अगर किसी के पिता लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा हो, मम्मी लंबी है तो बच्चा भी लंबा होगा, और किसी के हाइट में कम है तो वो कम होंगे। तो ये है वातावरण की परिस्थितियाँ कि उसको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, कैसा उसको पोषण मिल रहा है, वो भी ज़रूर है। और उसका समाज किस प्रकार का है, कैसे समाज में वो रह रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, तो वो चीज़ भी है। तो उसका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है, तो ये वो प्रश्न है डिसलेक्सिया के बारे में जो 2012 एनटीटी में आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि पूरी प्रोबेबिलिटी है, मतलब आ सकता है डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया से संबंधित प्रश्न। तो वो मैंने करवा दिया है आपको। निम्न में से एक डिसलेक्सिक बालक की विशेषता है हमेशा रोते रहना, जिद करना, अक्षरों की बनावट में हमेशा भ्रमित रहना तथा अक्षरों को उल्टा लिखना। कोई नहीं। तो डिसलेक्सिया से जो बालक पीड़ित है वो अक्षरों की बनावट में जो है भ्रमित रहता है,
कि जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, कॉमन सा उदाहरण है जो हर जगह देखने को मिलता है कि वो सो को कई बार जो है उल्टा पढ़ लेता है, वोज को सो पढ़ लेता है, ठीक है, और कई बार जो है बी को भी जो डी पढ़ लेता है, ये सारी चीज़ें भी। तो अगर जैसा वो पढ़ेगा तो वैसा ही तो लिखेगा, ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन लिखना, जो आप इसमें ये कंफ्यूज ना हो कि ये डिस्ग्राफिया हो सकता है, नहीं। जब बच्चा अगर गलत पढ़ेगा तो वो गलत ही लिखेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि पढ़ रहा गलत है लिख सही रहा है। तो इसलिए जो है अक्षरों की बनावट को उल्टा लिखना। और इसके लिए आप देख सकते हैं, अगर आपने तारे ज़मीन पर अगर जो मूवी देखी है तो उसमें जो बच्चा है वो डिसलेक्सिक होता है, उसको डिसलेक्सिया नाम की जो बीमारी होती है। तो ये है ऑप्शन है। और ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए कि जो डिसलेक्सिया डिस्प्रैक्सिया है उनको दूर किया जा सकता है अगर सही एनवायरनमेंट दिया जाए बच्चे को, तो वो चीज़ है। उसके बाद है चलना सीखने से पहले बालक निम्न क्रम सीखता है, तो ये भी प्रश्न आया हुआ है 2012 में। लुढ़कना, खिसकना, घुटनों के बल चलना, खड़े होना फिर चलना। खिसकना, लुढ़कना, घुटनों के बल चलना, खड़े होना चलना, घुटनों के बल चलना, घिसटना, खड़े होना चलना, बैठना, घिसटना, खड़े होना और चलना। तो इसका क्या आंसर होगा कि कौन सा सीक्वेंस जो है वो सही है। तो ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस जो होते हैं हालांकि होते इजी है, लेकिन कंफ्यूज होने पर ये गलत हो जाते हैं। तो सबसे मेन चीज़ ये है। तो इसका जो आंसर होगा लुढ़कना होगा, फिर उसके बाद खिसकना, फिर घुटनों के बल चलना, फिर खड़े होना, फिर चलना। तो ये जो सीक्वेंस है वो इसका सही है। उसके बाद है संगठन, अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समायोजन संबंधित है सृजनात्मकता से, संज्ञानात्मक विकास से, क्रियात्मक विकास से, भौतिक विकास से। तो ये जो संबंधित है वो है संज्ञानात्मक विकास से। तो संज्ञानात्मक विकास को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं आराम से। बड़ा बड़ा जो है लिखा हुआ है थंबनेल में, और डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है। तो संज्ञानात्मक विकास आप आराम से पूरा पढ़ सकते हैं, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यक्रम की सेवाएं हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा, गर्भवती महिलाओं को परामर्श एवं गृह भेंट, टीकाकरण, सभी। तो एकीकरण बाल विकास परियोजना कार्यक्रम की सेवाएं हैं। तो आप मुझे इसके साथ में एक क्वेश्चन का और आंसर दें कि एकीकृत बाल विकास परियोजना है वो कब स्टार्ट हुई थी। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस परियोजना की सेवाएं जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी है, गर्भवती महिलाओं को परामर्श एवं गृह भेंट भी है, टीकाकरण है। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है, किसने कहा है। हरलोक, मैकाले, गैसल या फिर ब्रूनर। तो ये किसकी स्टेटमेंट है विकास को लेकर। तो इसका आंसर बताएं आप क्या होगा। तो ये जो स्टेटमेंट थी वो गैसल की थी। तो उसको याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि ऐसा जो गैस का स्टोव है वो सबके घर में मिल जाएगा। तो कॉमनली उसमें एक चीज़ होती है कि एक जो स्टोव होता है उसका वो थोड़ा बड़ा होता है, एक थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो इतना भी छोटा नहीं होता, थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। अब अगर उसमें जो है अगर आग जलाएंगे, अगर उसके ऊपर दोनों हाथ अलग रखते हैं तो क्या ऐसा होता है कि एक हाथ तो बहुत ही कम जल रहा है, एक ज़्यादा जल रहा है, नहीं। तो वो जो आग की स्पीड है वो तो वही रहेगी ना। तो ये चीज़ है कि हाथ कैसे जलेगा, तो आपको हाथ का इस्तेमाल करना है, ना कि कुछ और चढ़ा के। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो है कि दो व्यक्ति समान नहीं होते लेकिन जो उनका विकास का क्रम है वो समान होता है। तो गैस सेल से अपन को जो कोरिलेट करना है वो गैस को करना है। हालांकि आपको ये करके नहीं देखना है, ये खाली एक लर्न करने के लिए, एक मेमोराइज करने के लिए एक ट्रिक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि जो गैसल और जो हरलोक है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है बाल विकास को लेकर इस एज पे। नेक्स्ट है चढ़ना उतरना, असेंडिंग डिसेंडिंग जो है वो
क्या है? ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल्स, दोनों या कोई नहीं? तो चढ़ना उतरना जो है वो ग्रोस मोटर स्किल्स है। नेक्स्ट है, एक बच्चा कागज को फोल्ड कर रहा है, ये दर्शाता है ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, गुड मोटर स्किल या फिर कोई नहीं? तो एक बच्चा जो है कागज को अगर फोल्ड कर रहा है, फोल्डिंग आती है उसको, तो ये क्या दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है कि उसमें जो है फाइन मोटर स्किल जो है वो है। नेक्स्ट है बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? कैटल ने, गिलफोर्ड ने, गार्डनर ने या थॉमसन ने? तो बुद्धि का आपको बहुबुद्धि सिद्धांत बताना है कि किसने दिया है। तो जो बुद्धि के बारे में बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है वो गार्डनर ने दिया है, तो इसका आप ध्यान रखें। तो ऐसे हालांकि बुद्धि का स्पेसिफिकली जो है आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है कि आपको बुद्धि सिद्धांत वगैरह पढ़ने हैं, लेकिन जो है हर बार पेपर में आपके एक एक क्वेश्चन तो बुद्धि से रिगार्डिंग आए हैं, तो आपको एक एक जो क्वेश्चन में हर मॉक टेस्ट में मैंने ऐड किया है मोस्टली जो चल रहे हैं, तो आपको आज का जो प्रश्न बुद्धि से रिगार्डिंग है वो एक यही है। इसके अलावा है मिड डे मील कब प्रारंभ की गई थी? तो 1998 में, 1995 में, 2000 में, 1980 में। तो मिड डे मील कब प्रारंभ किया गया था, इसका आंसर बताएं आप। तो मिड डे मील जो है वो 15 अगस्त 1995 को जो है वो स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है विकास के आयाम हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो आप 5 ऑप्शन जो लिख लें सभी। अब बताएं, आपको इसमें 5 ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो विकास के आयाम है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास और सभी। तो आपको इसका आंसर बताना है कि विकास के आयाम है। तो विकास के आयाम जो हैं ये चारों ही हैं। वृद्धि पर आनुवांशिकता का डैश प्रभाव पड़ता है? सकारात्मकता का, नकारात्मकता का, दोनों या कोई नहीं? तो वृद्धि पर जो है आनुवांशिकता का जो प्रभाव पड़ता है वो सकारात्मक भी पड़ता है, नकारात्मक की। अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ें अगर उसके पेरेंट्स में है तो वो बच्चे में आएगी, अगर नेगेटिव चीज़ें हैं तो भी वो बच्चे में आती हैं, तो ये बात मान सकते हैं। तो दोनों जो प्रभाव है वो पड़ेंगे। नेक्स्ट है वृद्धि की क्रिया आजीवन डैश चलती है, बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह डैश जाती है। तो ही चलती है, नहीं रुक, या फिर चलती नहीं, कोई नहीं? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो वृद्धि की प्रक्रिया है वो आजीवन नहीं चलती है, बालक के परिपक्व होने के साथ यह रुक जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा कि वृद्धि की जो प्रक्रिया है वो आजीवन नहीं चलती है। ऐसा नहीं कि जो अगर कोई लड़का है तो वो जो अपने 40 साल तक जो है लंबा होगा या फिर 60 साल तक वो लंबा होगा, ऐसी चीज़ नहीं है कि एक एज होती है कि इस एज तक है वो एक हाइट बढ़ती है, तो वो चीज़ है। उसके बाद है बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है, अतः यह डैश विकास को दर्शाता है। मानसिक, भौतिक, गुणात्मक या कोई नहीं? तो इसका आंसर बताएं आप क्या होगा। तो बालक में अगर शारीरिक वृद्धि हो रही है तो ये नहीं दर्शाता है कि उसमें विकास भी हो रहा है, तो ये दर्शा रहा है ओनली भौतिक विकास दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक। उसके बाद है विकास एक डैश प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी डैश रहती है, तो उनमें फिल करना है। सतत चलती, नहीं रुक, चलती नहीं या कोई नहीं? तो कौन से जो ऑप्शन है वो इनमें फुलफिल रहेंगे, जो अपन फिल कर सकते हैं इन ब्लैंक्स में।
तो विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो विकास जो है तो ऐसा नहीं है कि एक स्टेज पे जाके रुक जाता है, ये मृत्यु तक जो है मनुष्य की वो रहता है। तो विकास जो है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, ये आप बात ध्यान रखें। तो इसका जो आंसर जाएगा हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, संतुलित भोजन के घटक नहीं हैं वसा, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन या खनिज लवण। तो संतुलित भोजन के आपको घटक बताना है। तो इस मॉक टेस्ट में अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप आराम से जो है बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप अपने सजेशन दे सकते हैं। तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगी और आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। संतुलित भोजन के जो घटक नहीं है तो वसा जो फैट है वो है, प्रोटीन भी है, खनिज लवण भी है। खनिज लवण मतलब मिनरल्स वगैरह जैसे कैल्शियम, आयरन वगैरह। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल है वो नहीं है, जबकि जो भोजन का घटक है वो इसकी जगह कार्बोहाइड्रेट होगा। अब एक चीज़ और बताएं कि संतुलित भोजन में कितने घटक होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड, और उनके नाम भी बताएं। नेक्स्ट है, संवेगात्मक विकास प्रभावित करता है बौद्धिक विकास को, सामाजिक विकास को, नैतिक विकास को या सभी को। तो संवेगात्मक विकास है वो तीनों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो कैसे? अगर बच्चा जो है खुशी नहीं रहता, एकांत रहता है, वो जो है बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, बाहर कहीं जाना ही पसंद नहीं करता, तो उसका बुद्धि का विकास ठीक प्रकार से नहीं होगा। कि बच्चा जो है बार बार बस गुस्सा ही करता है और कोई चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये इफेक्ट डालेगा इस पर। सामाजिक विकास, अगर कोई क्रोधी बच्चा है, लड़ाई वगैरह झगड़ा करता रहता है, तो वो समाज के नॉर्म्स के खिलाफ है, तो सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा। नैतिक विकास को भी करेगा, गुस्सा करता है और किसी का जो सम्मान नहीं करता है, आदर नहीं करता है, तो ये भी जो है नैतिक विकास को प्रभावित करेगा। तो संवेगात्मक विकास जो है उन सभी को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है, कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना संबंधित है बौद्धिक विकास या मानसिक विकास से, सामाजिक विकास से या फिर नैतिक विकास से या फिर सभी। तो कल्पना करना, स्मरण करना संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वो बौद्धिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है, बालक में जन्म के समय भाव होता है कल्पना करने का, स्मरण करने का, विचार करने का या सभी। तो जन्म के समय की बात की गई है, तो किसका अभाव होता है इनमें से वो बताएं। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा सभी। कि बच्चा जो जन्म के समय तीनों चीज़ें नहीं कर सकता है। कि क्या बच्चे को याद होता है कि जो मैं कौन से हॉस्पिटल में जन्म लिया था, कि ऐसा था, वहाँ पे ऐसे डॉक्टर थे, ऐसे नर्स थे। तो ऐसा कुछ नहीं होता इस टाइम, ना तो वो मेमोराइज कर पाता है, ना और कुछ होता है। तो ये चीज़ें नहीं होती है बच्चे में जन्म के समय। नेक्स्ट है, भाषा विकास का क्रम डैश विकास होता है, क्रमिक, रुक रुक कर, छोटे वाक्य में, कोई नहीं। तो आपको इस ब्लैंक पे फिल करना है। तो भाषा का विकास का क्रम जो है वो किस प्रकार से है। तो जो भाषा का विकास होता है वो क्रमिक होता है। नेक्स्ट है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है, एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो इसका आंसर बताएं। तो ये जो है सिर से पैरों की ओर होती है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका आंसर होगा कि क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित जो है एक नमूने का जो अनुगमन करती है एक। नेक्स्ट है, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा है, किसकी स्टेटमेंट है या किसने ये डेफिनेशन दी है।
E.A. पील ने, क्रो एंड क्रो ने, गेट्स ने, स्टैनले हॉल ने। तो इसको जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेट्स। तो उसको भी मैंने एक जो मेमोराइज़ करने की एक ट्रिक बताई थी कि अनुभव और प्रशिक्षण से अगर कोई चीज़ करेंगे तो वो कुछ अपन को गेट ही होती है। गेट मतलब कुछ प्राप्त करना। तो आप ये कर सकते हैं, अनुभव और प्रशिक्षण से जो हमें गेट होता है तो वो अधिगम कहलाएगा। तो ऐसे थोड़ा कोरिलेट करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि कीवर्ड्स तो सेम रहते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गेट्स। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। तो 2012 के जो क्वेश्चंस जो मैंने ऐड किए थे, तो हालांकि अभी थोड़े ज़्यादा नहीं है, तो मोस्टली आई थिंक मैंने 30 से ऊपर क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, 30 या 35 टू। तो अभी जो बचे हुए जो क्वेश्चन है वो आपके मॉक टेस्ट में साथ ही साथ चलते रहेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर पाएंगे और जो उसके क्वेश्चन है वो भी ऐड हो जाएंगे। तो अभी जो है अभी अगर अपन पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत कम दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम को, तो आपको क्या है, फ्रेश रहेगा बहुत ही ज़्यादा। तो आप एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आते हैं जो प्रीवियस पेपर्स में है तो आप जल्दी से जो है रिकॉल कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने ये टाइम रखा है इस पेपर को डिस्कस करने का। तो आप इसके बारे में भी सजेशन दे सकते हैं। और कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि लाइक जो है वो मोटिवेट करता है मुझे, ताकि मैं आपकी ऐसे ही थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और जो आपका टेस्ट है वो डेली बेसिस पे चलता रहेगा कि एग्ज़ाम तक, तो आपको कोई भी वरी करने की नीड नहीं है। और आपका जो एडमिट कार्ड है तो वो कल तक आ ही जाएंगे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल जाए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस के क्वेरीज अगर भेजनी है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इट इज़ neha30@gmail.com। तो यहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चन की पिक है या फिर और भी कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। तो इसकी कोई वो बात नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू।